हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। वर्णमाला का ये हमारा दूसरा टॉपिक है। इसमें हम व्यंजन को कवर करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने वर्णमाला का इंट्रोडक्शन और स्वर के बारे में जाना। चलिए, हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा उसका थोड़ा सा हम फास्ट करके थोड़ा सा दोबारा उसको रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम उसके व्यंजन के बारे में और उसके व्यंजन के भेद क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आप आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जा रही है, हिंदी व्याकरण पूछी जा रही है किसी भी एग्ज़ाम में, वो वनडे एग्ज़ाम हो या कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो, तो आपके लिए ये हिंदी की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। एक फ़्लो चार्ट के माध्यम से, कुछ ट्रिक के माध्यम से मैं आपको ये हिंदी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हिंदी व्याकरण। चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला हमने कल की वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में देखा कि वर्णमाला क्या होता है। वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है। सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। फिर क्या होता है, इसका एक सीरियल होता है। वाक्य के बाद उपवाक्य, फिर पदबंध, पद, अक्षर और ध्वनि या वर्ण। ध्वनि जो हम माउथ से बोलते हैं, कोई भी चीज़ बोला क तो एक ध्वनि हुआ। वर्ण वही उसका एक लिखित रूप हुआ, वर्ण हो गया। ठीक है। चलिए, फिर क्या होता है, हम स्वर के बारे में हमने पढ़ा। स्वर क्या होते हैं, जिनका उच्चारण क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक होता है, जिनमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। हमने बताया था अगर आप क लिखेंगे तो आधा क प्लस अ की आपकी इस अ के स्वर की ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम व्यंजन बोलते हैं। लेकिन स्वर क्या है, ये इसमें जब हम इसका उच्चारण करते हैं, इसको लिखते हैं, तो इसमें किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। अ से लेके औ तक इसको बोलते हैं। ठीक है। लेखन के आधार पर इनकी संख्या 13 है। अंग और अह भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वरों का हमने, जो स्वर हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया है, वो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, और दूसरा आपका जीवा, जो आपकी जीभ है उसकी स्थिति के आधार पर किया था। इसमें होठों की स्थिति के आधार पर वर्ताकार और अवर्ताकार बताया था, जिनमें होठ जो है आपके वर्ताकार आ जाएंगे। आपके ये एग्जाम्पल्स हैं। अवर्ताकार में आपके होठ जो है अवर्ताकार नहीं रहेंगे, मतलब वर्ताकार नहीं रहेंगे, अवर्ताकार रहेंगे। जैसे वर्ताकार में ओ, औ, ऊ, ए, आ, ई आप इनको बोलेंगे तो इसमें आपका जो होठ है वो वर्ताकार शेप में नहीं आएगा। ठीक है। फिर क्या होता है, आपका जीवा की स्थिति, जो आपकी जीभ की स्थिति है, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था वीडियो में। ठीक है। फिर उच्चारण में लगने वाला समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये फर्स्ट होता है ह्रस्व, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, ए, ई, ऊ, री। फिर दीर्घ होता है, जिनके उच्चारण में थोड़ा ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है। और पलोत, जिसमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उच्चारण में, उसको हम प्लोत स्वर कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल है ओम, रा, ऐसे एक एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। फिर मुख खुलने के आधार पर हमने बताया था विवृत होता है। विवृत हमने इसके लिए एक याद ट्रिक सी भी आपको बताई थी। कैसे बताई थी, चलिए। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम विवृत को देखेंगे, हमारा आएगा आ। ठीक है। फिर विवृत के बाद सीधा हम संवृत पे जाएंगे। विवृत में क्या होता है कि मुख पूरा खुला रहता है, आ। ठीक है। संवृत पे जाएंगे, मुख क्या होगा, हमने पूरा बंद कर दिया है, ई। आ के बाद क्या आता है, छोटी ई, बड़ी ई, छटाऊ, बड़ाऊ। तो इसीलिए हम डायरेक्ट संवृत पे आ गए। तो इसके विवृत, संवृत कौन सा होता है, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छटाऊ, बड़ाऊ, संवृत हो गया। फिर इसके बाद हम अर्ध संवृत पे आएंगे, जिसमें हमारा जो मुख रहेगा वो आधा बंद रहेगा। इसमें ए और ओ को याद रखना है। जो बचे हुए रहेंगे वो अर्ध विवृत रहेंगे, जिसमें हमारा जो आधा मुख होगा वो खुला रहेगा। ठीक है। चलिए, ये भी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट होता है
निर्नुनासिक कौन से होते हैं? जो केवल आपके मुंह से, जिसमें आपके केवल जब आप बोलते हैं उसको तो हवा जो है आपके मुंह, केवल जो वायु है, हवा है, वो आपके केवल मुंह से निकलेगी। अनुनासिक में जो आपकी वायु है वो मुख और नाक दोनों से निकलेगी। इनको आप अंग अह बोल के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। फिर ये एक टेबल थी। इस टेबल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें स्वर 11 स्वर के बारे में बताया गया है। फिर जो अंग अह है उसको अयोगवाह बोला गया है। इसमें जो अंग की बिंदी है उसे अनुस्वर कहा गया है, और जो अह वाली जो बिंदी है उसे विसर्ग कहा गया है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 है। क से लेके म तक रहेगी आपकी। स्पर्शी व्यंजन इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी जीभ मुख में कहीं ना कहीं स्पर्श होगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है अंत्यस्थ। अंत्यस्थ य र ल व, इनकी जो आवाज़ आती है वो अंदर से भी आ सकती है, मध्य से भी आ सकती है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? अंत्यस्थ बोला जाता है। उष्म और संघर्षी, जब आप इन शब्दों को बोलेंगे तो मुख से एक स्पेशल एक हवा सी बाहर निकलेगी, एक स्पेशल जगह स, तो एक स्पेशल उसको क्या चाहिए? एक स्पेस चाहिए, तो वहाँ से वो संघर्ष करती हुई नजर आएगी। स पेटपटा स छोटा स ह, तो एक संघर्ष कर रही है, इसलिए इन्हें संघर्ष या उष्म भी बोला जाता है। इनको हम क्या बोल रहे हैं? व्यंजन बोलते हैं वैसे। ठीक है, हम आगे इनके बारे में जानकारी। संयुक्त क्या है? संयुक्त व्यंजन है ये अक्षत्र, अज्ञ और स्र। इसके बारे में हम डिटेल में जब व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ लेंगे। उत्सिप्त या नुक्ता व्यंजन, उच्चारण में जीभ क्या है? उल्टी होकर तालुव्य से छिटक जाती है। अड़ा, देखिए आपकी जीभ जो है, जब आप अड़ा ड बोलेंगे तो जीभ तालुव्य, मतलब जो आपके जो माउथ है उसका जो ऊपरी छत है उसमें क्या, उसे तालुव्य बोलते हैं, तो उससे टच होकर एकदम छटक जाएगी, उन्हीं को उत्सिप्त या नुक्ता बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या है? आगत, आगत स्वर है। आगत क्या होता है? जैसे डॉक्टर में डॉ अ, मतलब कोई अन्य भाषा, डॉक्टर हो गया, डॉप्टर, ऐसे इस तरीके से जो औ बनता है किसी अन्य भाषा है, ये इंग्लिश का शब्द है एक तरीके से डॉक्टर, तो इस भाषा से, इंग्लिश से ये लिया गया है। इस तरीके का ये जो स्वर बनेगा उसको आगत स्वर बोलते हैं। आगत व्यंजन कौन से होंगे? अरबी फारसी ध्वनि जो आती है, क में ऐसे हलंत लगा देना, ख में लगा देना, अरबी फारसी जो ध्वनियाँ हैं वो आगत व्यंजन हैं। ठीक है। अब हमारा स्टार्ट होता है। देखिए हमने 7 मिनट में पूरा ये रिवीजन कर लिया है पीछे की वीडियो का। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है, 33 है। अब देखिए इसमें हम एक चीज़ जानेंगे, व्यंजन क्या है। जैसे आपका क, ख, ट, ठ, या जहाँ तक भी आप आगे तक लिखना जाए, इन सभी को हम व्यंजन बोलते हैं। पहली चीज़ तो ये है। अब इसमें क्या है कि जब हम इनको लिखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब इनको हम बोलते हैं तो इसमें अन्य जो व्यंजन है, जो स्वर हैं, जो ये जो स्वर है ना, स्वर्ण जो वर्ण है, जो जिनको हम स्वर बोलते हैं, उनकी सहायता का हमें यूज़ करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, उनकी सहायता हमें लेनी पड़ती है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। मैंने क्या बताया था कि जो वर्ण होते हैं ना वो अ से लेके अज्ञ तक होते हैं, लेकिन जो अ से लेके औ तक होते हैं उनको हम बोलते हैं स्वर। फिर जो क से लेके अज्ञ तक होते हैं उनको हम बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, उनको हम बोलते हैं व्यंजन। अब देखिए जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजनों में किसकी आवश्यकता होती है? बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता। देखिए जब हम क लिखेंगे ना तो इस क को हम कैसे लिखते हैं? क प्लस अ लिखते हैं। अगर आप ट लिखेंगे तो ट प्लस अ लिखेंगे। तो यही कारण है कि इसमें इस स्वर की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले ये वर्ण हैं, इसको पूरे को वर्ण बोल रहे हैं, और तो इन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। चलिए अब व्यंजनों के प्रकार में आते हैं। देखिए ये क्या है? फर्स्ट हमारा संयुक्त व्यंजन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक आपने उसमें व्यंजन अगर आपने जोड़ दिए तो वो क्या बन गए, आपके संयुक्त व्यंजन बन गए। संयुक्त है ना, संयुक्त मतलब जोड़, और व्यंजनों का ही जोड़ है व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो क्या हो गया, व्यंजनों का जोड़। दो या दो से अधिक व्यंजनों को अगर हम मिला देंगे तो संयुक्त व्यंजन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, एक आपने स्पर्श व्यंजन पढ़े थे जिनकी संख्या हुई 25। अब 4 हो गए, कि कितने हो गए हमारे 29 हो जाते हैं। अभी तक हम इतने व्यंजनों को पढ़ लेंगे। तो संयुक्त व्यंजन कौन से हुए, इसमें हो गया अक्षय, क प्लस पेट पटा स रहता है, त्र तय प्लस रह रहता है, अज्ञ जय प्लस अय, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, ध्यान रखना, श्र श प्लस र होता है। ठीक है, तो इनको हम संयुक्त व्यंजन बोल रहे हैं। इधर हमने वही चीज़ बताई है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आता है, या तो डायरेक्टली आपको ये अक्षय दे देगा, ये किससे बन रहा है, क प्लस पेट पटा से बन रहा है, त प्लस र से बन रहा है, और ये जो सभी जो आपके ये यूज़ किए गए हैं ना व्यंजन, ये आधे हैं क्योंकि इसमें नीचे में हलंत लगी हुई है। ठीक है, तो ये सभी आधे हैं, और इधर में ये पूर्ण है। ठीक है, ये सभी पूरे व्यंजन हैं। ठीक है, तो किस किस से बन रहा है आपका ये, त्र त और र से, अज्ञ ज और अय से, स्र बड़ा स होगा। देखना, ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूजन होता है, ये बड़ा स होगा, है आधा ही लेकिन बड़ा स होगा, और ये र है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि अक्षय किस व्यंजन के बाद आता है या किस वर्ण के बाद आता है। तो जो इनके पहले जो फर्स्ट है ना, ये पहले जो भी वर्ण या व्यंजन है, इन्हीं के बाद लिखा जाएगा। क के बाद आता है अक्षय, त के बाद आता है त्र, ज के बाद आता है अज्ञ, और श के बाद आता है आपका स्र। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़, आपको बिल्कुल क्लियर होगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसमें हम क्या है, पूरा 33 आ जाएंगे। देखो आप आपके, हम इनको 33 को पूरे को पढ़ लेंगे यहाँ पे, देखिए। और इसके क्या हैं, अलग अलग प्रकार हैं। हमने क्या पढ़ा वहाँ पर, हमने स्पर्श व्यंजनों के बारे में पढ़ा। देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय, इनकी एक डेफिनेशन है, उच्चारण के समय कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है। आपकी जीभ है, जब आप क से लेके, ठीक है, आप ये 25 जो व्यंजन हैं इनको बोलेंगे तो आपका जो मुख है उस पे जीभ कहीं ना कहीं आपकी स्पर्श होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं स्पर्श होगी, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन बोला गया है, जिनकी संख्या 25 है, ये ध्यान रखनी है, 25 है। नेक्स्ट जो हमारे होते हैं, ये होते हैं आपके अनुनासिक व्यंजन। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं, जिनको बोलने में हमारी जो वायु है वो नाक से बाहर आती है। आप बोल के देख लीजिए, ड, अण, अण, न, अय, म। ठीक है, अड़, अय, अण, न, म। ठीक है, तो मुख और नाक दोनों से आ रही है, उन्हें अनुनासिक या नासिक्य बोलेंगे। इनकी संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर है। फिर आता है, हमने पहले वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, उष्म या संघर्षी। संघर्षी वो होते हैं जब आप इनको बोलते हैं तो जो आपके मुख से जो हवा, जो वायु निकलती है वो एक संघर्ष करती है। ठीक है, गर्माहट सी महसूस होती है और एक संघर्ष करती है। श, पेटपटा श, छोटा श, ह। तो आपने देखा होगा कि एक संघर्ष लग रहा है इन शब्दों में। आपको शब्द दे दिए जाएंगे, संघर्षी और उष्म। उष्म ध्यान रखना, संघर्षी से तो याद आ जाएगा, उष्म दे दिया जाएगा, संघर्षी दे दिया जाएगा, आपको ये वर्ड दे दिए जाएंगे। इसमें से कोई एक आपका जो है व्यंजन दे दिया जाएगा और आपको उसमें क्वेश्चन में आंसर लगाना होगा। तो बहुत ही आसान हो जाता है जब हमने इसकी याद रखी हो, किस तरीके से पढ़ी हो। ठीक है, तो संघर्षी और उष्म क्या है, एक संघर्ष होगा जब वायु आपके मुख से बाहर आएगी। अब इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखने की, कि जो इसमें
श है, इसको हम बोलते हैं सघोष। ठीक है, जो बड़ा स है उसी को सघोष और महाप्राण, और जो छोटा स और ह और पेट पटा स है इसको अघोष और महाप्राण बोलते हैं। ठीक है, अभी अघोष और सघोष हम आगे जानेंगे क्या है। महाप्राण क्या होता है, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा हवा मुख से बाहर निकल रही हो, बहुत ज़्यादा आपको जोर लगाना पड़ रहा हो। अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। अल्प प्राण होता है जिसमें आपको क्या है, जैसे आपने क बोला, लेकिन अगर आप ख बोलेंगे तो आपके मुख से हवा बहुत ज़्यादा बाहर निकल रही है। आप ग बोलेंगे तो मुख से हवा कम निकल, लेकिन घ बोलेंगे तो घ में मुख, तो जो फर्स्ट और थर्ड है इन्हें हम अल्प प्राण बोलते हैं, और जो हमारे फोर्थ और फिफ्थ हैं, ठीक है, सेकंड और फोर्थ हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम महाप्राण। ठीक है, इसे आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर इसमें सघोष और अघोष भी होता है। ठीक है, सघोष और अघोष भी होता है। अघोष कौन सा होगा, जो आपके पहले और दूसरे जैसे क और ख, इनको हम अघोष बोलेंगे। और सघोष को हम घोष भी बोलते हैं, ग घ और अड़, मतलब पहला और दूसरा जो स्पर्शी व्यंजन है उसमें जो पहले दूसरे रहेंगे वो क्या होंगे, आपके अघोष होंगे, और तीसरा चौथा और जो पांचवा जो वर्ण है वो क्या होगा, आपका सघोष होगा। हम आगे ने बिल्कुल डिटेल से और जानेंगे। ठीक है, टेबल से इनको हमने बताया है। फिर क्या है आपके, ये भी हमने पढ़ा है, अंत्यस्थ व्यंजन भी है। वर्णों का उच्चारण स्वर व व्यंजनों के बीच होता है। ठीक है, य आपको पता नहीं चल रहा, ऐसा लगेगा जैसे स्वर और व्यंजन दोनों का मेल हो रहा है। य र ल व इसमें आएंगे। याद रखना है कि अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं, य र ल व। ठीक है, चलिए, इस टेबल के माध्यम से मैंने चीज़ों को बिल्कुल आपकी क्लियर किया है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, इस टेबल के माध्यम से क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हमने क्या देखा है कि हमारे पास क्या है, स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमने कितनी बोली है, 25। क से लेके म तक, क से लेके म तक। ठीक है, देखिए, जब आप क लिखेंगे, अगर आप इसको ऐसा लिख देंगे तो एक तरीके से ये सेम सा ही आपको लगेगा। तो क से लेके म तक 25 स्पर्श व्यंजन है, पहली चीज। अब हमने पहले पढ़ा अघोष, अ आया। देखिए, श मतलब सीधा है, स मतलब सीधा है, अ मतलब कुछ डिफेक्ट है। ठीक है, अब देखिए, अघोष जो होते हैं वो पहले जो आपके ये है ना स्पर्श व्यंजन है, जो पहला और दूसरा जो इसमें आपके व्यंजन है ना, क ख च छ ट ठ, इनको बोलते हैं अघोष। पहली चीज़ ये क्लियर कर लेना कि पहला और जो दूसरा है वो अघोष है, तीसरा चौथा और जो पांचवा है इनको हम बोलते हैं सघोष या घोष। तो अ पहले क्या आता है, देखिए, वर्णमाला में पहले क्या आता है, अ, इसीलिए हमने पहले दूसरे को अघोष बोल दिया। ठीक है, चलिए, क्यों बोलते हैं ये भी हमने डिटेल में यहाँ लिखा है, लेकिन आप एक ट्रिक्स ही मान लीजिए। फिर आता है अ के बाद आता है सघोष, या उसको घोष ही बोलते हैं। तो हमने तीसरे चौथे और पाँचवें को सघोष बोल दिया। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई, केवल इन 25 की अभी बात हो रही है। ठीक है, सही है। फिर क्या होता है इसमें, अल्प प्राण और महाप्राण मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो होते हैं अल्प प्राण। अब आप बोल भी लीजिए, आपको बोल के पता चल जाएगा, क ग और ड, कोई भी आपके मुख से हवा बाहर आ ही नहीं रही। च ज अ, कोई भी मुख से हवा आपके बाहर नहीं आ रही होगी। ट ड अण, कोई मुख से आपके हवा, क्योंकि ये अल्प प्राण है, इसमें आपका ना बहुत ज़्यादा जोर लग रहा है, ना मुख से बहुत ज़्यादा हवा बाहर आ रही है। लेकिन जब आप महाप्राण की बात करेंगे, ख देखिए, ग देखिए, छ झ ठ ढ थ ध फ भ, ये सभी क्या हैं, महाप्राण हैं। मतलब दूसरा और चौथा महाप्राण है, पहला, तीसरा और जो पांचवा व्यंजन है वो
अल्पप्राण है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अभी देखिए अघोष और घोष के बारे में भी जान लेते हैं। अघोष व्यंजनों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रिकाओं में कोई विशेष प्रकार का कंपन नहीं होता, जैसे क ख इस तरीके से। लेकिन जब ग बोलेंगे तो क्या होगा, एक अलग कंपन होगा। ठीक है, स्वर जो तंत्रिकाएं हैं उनमें एक अलग कंपन होगा। ग घ ड़, एक कंपन आपको महसूस हो रहा होगा, क ख में नहीं हो रहा होगा। इतना ही इसका क्या है, एक इसकी परिभाषा है अघोष और घोष की। चलिए अब हम जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि हमारे जो ये स्पर्श जो व्यंजन है इसको डिस्क्राइब किया गया है कंटक, तालुव्य, मूर्धा, मूर्धन्य भी बोलते हैं इसको, दंतक भी बोलते हैं, और ओष्ठक। ठीक है, कैसे इनको हम कैसे माने कि ये चीज़ है। कंठक मतलब जो आवाज़ गले से निकलती है। तालुव्य मतलब क्या होता है ये भी हम जानेंगे अभी। ठीक है, मूर्धा क्या होता है, दंत क्या होता है, ओष्ठ क्या होता है। चलिए हम पहले कंठक की बात करते हैं। कंठक में हमने क ख ग घ अड़ और इधर के अ और आ लिए हैं। ठीक है, चलिए अब बोल के देखते हैं। कंठक मतलब जो आवाज़ सीधे आपके गले से निकलेगी। क ख ग घ अड़, आपकी जीभ का कोई भी इधर उधर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, आपकी डायरेक्ट मूवमेंट हो रहा है, लेकिन क्या है आपकी आवाज़ देखो गले से निकल रही है। अ आ, क ख ग घ अड़ अ आ, इसीलिए इनको हम कंठक बोल रहे हैं। पहली चीज़ क्लियर हो गई। तालुव्य च छ ज, आपकी जो जीभ है उसका जो बीच वाला हिस्सा है वो आपकी जो मुख है ऊपर की जो छत है उस पर टच हो रहा है, उसको ही हम तालुव्य बोलते हैं। ठीक है, तो च छ ज आप देख लीजिए, झ अञ य ई बड़ी ई, ये सभी के सभी तालुव्य हैं। ठीक है, मूर्धन्य ट, आपकी जो जीभ है, मूर्धन्य मतलब क्या होता है, आपकी जो जीभ है उसका जो आगे का हिस्सा है वो मुड़ के, मूर्धन्य मुड़ के कहाँ लग रहा है, आपके जो मुख है उसकी जो ऊपर की छत है उस पर लग रहा है। ठीक है, मूर्धन्य मतलब मुड़ के। ट ठ ड ढ अण ल र और री, देख लीजिए आप बोल के देख सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तालुव्य मतलब जीभ का बीच का भाग जो है ऊपर, च छ ये आपको ध्यान रहेगा। मूर्धन्य मतलब मुड़ के, ट ठ ड, ये भी ध्यान रहेगा। ठीक है, उसके बाद दंतक। दंतक मतलब क्या होता है, देखिए इन सभी स्पर्श में आपका क्या है, जीभ का बहुत बड़ा रोल है और गले का। ठीक है, दंतक मतलब जब दंत, द देख लीजिए, द मतलब दंत, द वाली ही सीरीज है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो हमारी जीभ है ना वो डायरेक्ट टीथ पर टच होगी दंतक में, त थ द ध न, और किसी भी को भी बोल लीजिए, आपको जीभ जो है डायरेक्ट टीथ पर टच नहीं होगी। तो दंतक में क्या होता है, त थ द ध न, आपकी जो जीभ का आगे का भाग है वो डायरेक्ट, या जीभ का कोई भी भाग आपका दांत पे टच हो रहा है उसको दंतक बोलते हैं। अब ये भी क्लियर हो गया। ओष्ठ क्या होता है, ओष्ठ मतलब जो आपके होठों का यूज किया गया है, होठों का प्रयोग किया गया है। प, ऐसे देखिए, फ ब भ म उ, तो डायरेक्ट इसमें क्या हो रहा है, आपके होठ से होठ मिलके ऐसे छटक रहे हैं। प फ ब, ओ ओष्ठक का ही है। प फ ब भ म, आपकी जीभ का यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसे बोलेंगे ओष्ठ या ओष्ठक। ठीक है, चलिए फिर हमने इसमें क्या है, जो हमारे स्वर के बारे में भी हमने जान लिया क्या है। इसमें एक अंत्य इस्त जो व्यंजन है ना, य र ल व हमने बोला, यह जो है वो तालुव्य में आता है। र और ल जो है आपके बोल के आप देखेंगे तो पता चल जाएगा, वो आपके किस में आते हैं, मूर्धन्य में आते हैं। और जो आपका व है ना वो दंत ओष्ठ में आता है। देखिए व, आपके जो दांत हैं वो होठों पे टच हो रहे हैं, इसलिए दंतोष्ठ बोला है व को। व ब नहीं है, ब नहीं है, ब क्या है, ओष्ठ है। देख लिया, आप बोल के देख लीजिए, ब
ओष्ठ है, लेकिन व आप बोलेंगे व और ब में यही फ़र्क है कि ब आपके होठों से बोला जा रहा है और व आपका दंत ओष्ठ से बोला जा रहा है, इसलिए इसको दंत ओष्ठ बोल रहे हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर ये कुछ स्वर हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, कंठोष्ठ बोल रहे हैं। ओ ओ देखिए ओ, एक तो आवाज़ गले से भी आ रही है और होठों का यूज हो रहा है औ। ठीक है, इसलिए इसको कंठोष्ठ बोल रहे हैं। कंठ तालु, तालु किसको बोल रहे थे, जिसमें बीच वाला जीभ का भाग छत पे टच हो रहा है। चलिए ए ऐ, कंठ का भी यूज हो रहा है और बीच वाली जो जीभ है वो ऊपर उठ रही है, ए ऐ देख लीजिए। अयोग वहा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अंग अह होता है अयोग वहा। ठीक है, सही है। चलिए हमने ये भी लिखा है यहाँ पर, अल्पप्राण किसको बोल रहे हैं, महाप्राण। उच्चारण के समय जो है मुख से कम हवा बाहर निकलती है और महाप्राण में ज़्यादा हवा बाहर निकलती है, अधिक हवा बाहर निकलती है। जब आप कोई भी अक्षर लिखते हैं, जैसे आपने क लिखा, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है जो हम लाइन खींचते हैं उसको सीरा रेखा बोलते हैं और जो ये आपकी लाइन रहती है इसको खड़ी पाई बोलते हैं। ठीक है, खड़ी, ये क हो गया, कड़ी पाई, खड़ी पाई बोलते हैं। ठीक है, सही है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हमने बताई है यहाँ पर। क्या क्या बातें बताई हैं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है तथा मौखिक, मौखिक मतलब जो मुंह से बोल रही है, अगर उसी चीज़ को हम मुंह से बोल देंगे तो वो ध्वनि हो जाएगी। जैसे क है, ठीक है, तो एक वर्ण है, लेकिन अगर मैं इसे लिख रहा हूँ तो वर्ण है, बोल रहा हूँ तो ध्वनि है। ठीक है, इतना ही है। स्वर को आधा नहीं लिखा जा सकता, स्वर ऐसे आधा कैसे लिखेगा, अ आ, लेकिन जो व्यंजन है उसको आधा हम लिख सकते हैं। कैसे, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, शीरा रेखा कड़ी पाई, कड़ी पाई मतलब खड़ी पाई है, शीरा रेखा कड़ी पाई, ये यहाँ पर बताया गया है, मैंने बताया है। किसी शब्द के प्रारंभ में उत्सिप्त नहीं आता। कैसे, उत्सिप्त कौन से होते हैं, आपने पढ़ा है, ये ड और ढ उत्सिप्त पढ़े हैं। तो ये अगर आपका शब्द प्रारंभ हो रहा है तो डमरू ऐसे ही लिखा जाएगा, आप डमरू में ऐसे नहीं, ढोल में यहाँ नहीं लगाओगे, तो शब्द के प्रारंभ में उत्सिप्त नहीं आएगा। ठीक है, चलिए फिर क्या है, और क्या बोला है इसने कि अगर आपके पास दो व्यंजनों में उत्सिप्त नहीं, अगर आपके पास दो व्यंजन रिपीट हो रहे हैं, जैसे हड्डी, कबड्डी, इस तरीके से आ रहा है, तो उसमें भी आपका उत्सिप्त, आप ऐसे बिंदी नहीं लगाएंगे डै पे। ठीक है, व्यंजन स्वर से पहले आते हैं तथा दो स्वर साथ नहीं लिखे जाते। ठीक है, व्यंजन जो है वो स्वर से, देखिए जब आप क लिखेंगे तो क प्लस अ लिखेंगे, तो व्यंजन जो है वो स्वर से पहले ही आएंगे। और दो स्वर कैसे साथ में लिख देंगे, ऐसे थोड़ी लिखेंगे, ओ ऐसे नहीं लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना। इसमें एक और चीज़ बताई है हमने, क्या बताई है, सजातीय और विजातीय स्वर, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये भी। वे स्वर जो एक जाति के हों, जैसे आ है, वो एक जाति से मिलकर बना है, अ प्लस अ से। बड़ी ई है, वो किससे मिलकर बनी है, ई प्लस ई से, ये एक जाति के हैं। लेकिन अगर हम विजातीय की बात करें तो विजातीय कौन से होंगे, वे स्वर जो अलग अलग जाति से बने हैं। जैसे आप क्या कहेंगे, ओ है, तो किससे मिलकर बना है, ए प्लस ऊ से। ऐ है, ई प्लस अ से मिलकर बनी है, तो इसको विजातीय बोलेंगे। जो अलग अलग स्वर से मिलकर बनी है, जो एक स्वर से मिलकर बनी है, उनको हम सजातीय बोलेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो संधि विच्छेद के बारे में हम पढ़ेंगे, इसी तरीके से फ्लोट चार्ट से पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक से पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से याद हो सके। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें।